कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कामयाबी यानी कि पैसा, पावर और नामो शोहरत। लेकिन यही पैसा, पावर, नामो शोहरत दिमाग पर चढ़ जाए, खास करके औरत और पैसों का नशा, तो कोई भी इंसान कितना ताकतवर क्यों ना हो, वो बर्बाद हो जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी ही कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दाऊद मुंबई से दुबई भाग गया। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। दाऊद रातों रात फरार हुआ, ये कहानी भी हम जानते हैं। चैनल पर भी मैंने इस महीने ही या पिछले महीने मैंने ये कहानी आपको सुनाई थी कि दाऊद का मुंबई में आखिरी रात कैसा था। लेकिन दाऊद आखिर मुंबई से क्यों भागा? वो कौन-सी वजह थी जो उसे मुंबई से भागने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि उसके हाथ में पूरी पुलिस की पावर थी, पूरे मुंबई पुलिस की पावर थी। तो वो कहानी क्या थी? कौन था वो एक पठान जिसकी वजह से दाऊद को मुंबई छोड़नी पड़ी? और वो पठान जिसके बारे में कहते हैं कि पैसा, पावर और खास करके उसे औरतों का बहुत शौक था। एक अय्याश आदमी था, अंडरवर्ल्ड में उसे बिगड़ा नवाब भी कहते थे। हम बात कर रहे हैं अब्दुल समद अब्दुल रहीम खान उर्फ समद खान की। ये पठान गैंग का वो पठान था जो सबसे खूंखार था, सबसे ज्यादा खूंखार। इसकी तस्वीर तो आप जानते ही होंगे, आप देख लीजिए। तो ये समद खान वो पठान था जिससे उसकी गैंग के लोग भी डरते थे। बहुत खूंखार किस्म का था ये। और इसके वजह से ही दाऊद को 1986 में मुंबई छोड़कर दुबई भागना पड़ा था। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भागना पड़ा था भारत छोड़ के। इस पठान के वजह से जो दुबई भागा दाऊद, उसके बाद ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि कभी वो भारत लौट कर आया नहीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई, भागता फिर आज कहीं पाकिस्तान में छिपा बैठा है। लेकिन एक पठान की वजह से ये दाऊद मुंबई क्यों छोड़ता है? क्या है कहानी? और ये पठान ऐसा क्या खूंखार था कि जिससे डॉन भी डर गया, या फिर जिसकी वजह से डॉन को ये भारत छोड़ना पड़ा, उसको अपना देश, अपना जो मुंबई जिसको वो जहाँ कहता था उसे छोड़ना। तो देखिए, ये कहानी उन दिनों की है। आप फ़िल्मों में देखते हैं ना, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो ये उस मुंबई की कहानी है जब इधर-उधर के सभी गैंग छोटे-मोटे थे, लेकिन 2 गैंग का आपसी टक्कर ऐसा था कि लोग डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर कुछ हुआ तो इनके गैंग वार के बीच में ना जाने मुंबई के कितने लोग पिस जाएंगे। और वो गैंग कौन था? एक था पठान गैंग, करीम लाला का पठान गैंग, और दूसरा था डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी। इन दोनों गैंग का आपस में एक तरह से आप समझिए कि गैंग वार अपने चरम पर था। एक तरफ पठान गैंग थे, उस दौर की बात मैं कह रहा हूँ, 80s की बात, कि उस वक्त वो पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए इलीगल ड्रग्स का धंधा करते थे। और उस वक्त तक दाऊद का जो डी कंपनी था, वो गुजरात के समुद्र के रास्ते पर कब्जा करके उस जरिए वो अपना स्मगलिंग का धंधा वो चला रहे थे। तो कुल मिलाकर इनका अपना अपना धंधा था और एक दूसरे के खिलाफ था, ये गैंग वॉर चल रहा था। काफी पुराना गैंग वॉर था इनका। तो इनके गैंग वॉर के बीच में ही एक नाम उठता है, ये समद खान का। और इसके बाद इनका गैंग वॉर ऐसा चलता है कि आपको पता है कि दाऊद के भाई, जो उसका बड़ा भाई था सबीर इब्राहिम, उसकी हत्या हो जाती है और वहां से मुंबई की दसों दिशा बदल जाती है। मुंबई की सड़कें खून से लाल होने लगती है। और इसी बीच एक नाम समद खान, जो एक अलग ही तरह से पॉपुलर हो रहा था अपने पठान गैंग में भी, पूरे मुंबई में भी, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी। दूसरे गैंग तो गैंग, आप समझिए कि दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग भी जो था, वो भी जानता था कि ये जो समद खान है पठान गैंग में, ये अलग रुतबा रखता है, इसे ऐसे ही नहीं खेला जा सकता है। आपको बता दूं मैं कि ये जो समद खान है ना, ये आप समझ लीजिए कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर था उस वक्त का, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट किलर। मतलब उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, 80s की। उस वक्त में इसकी जो फीस होती थी, आप समझ लीजिए, जो ये सुपारी लेता था किसी को मारने की, तो उस वक्त वो 1.5-2 लाख रुपया लेता था। आप समझ रहे हैं, आज से करीब 40-45 साल पहले ये 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लेता था किसी को मारने के लिए। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की धमक ऐसी थी कि लोग, मतलब इसके हाथ में जिसके मौत का फरमान पड़ा, जिसने सुपारी दे दी समद खान को,
उसकी मौत तो एकदम बद से बदतर होती है। एक ऐसी ही कहानी है। समद खान को जो है ना, एक मिस्टर जैन को मारने की सुपारी मिलती है। समद खान अपने लोगों के साथ निकल जाता है मिस्टर जैन को ढूंढने। मिस्टर जैन का जो पता था उस समय, जो उसे पता लगता है कि मिस्टर जैन कहाँ है जिसे मारने की सुपारी मिली है, तो समद खान को पता चलता है कि मिस्टर जैन जो है वो मुंबई के ही, जो उस समय बॉम्बे था, वहाँ के एक होटल है, होटल सी रॉक, वहाँ पर वो ठहरा हुआ है मिस्टर जैन। अपने लोगों के साथ वहीं पहुंच जाता है। लेकिन समद खान वहाँ पहुँचता तो है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि मिस्टर जैन आखिर होटल सी रॉक के किस कमरे में है। वो रिसेप्शन पे पहुँचता है। रिसेप्शन पर बैठी हुई औरत को, जो वहाँ पे महिला होती है, उससे वो पूछता है कि मिस्टर जैन किस कमरे में ठहरे। अब यूँ ही होटल वाले तो किसी को किसी का पता देते नहीं है। और ये मुंबई का, उस समय का बम्बई का, और आज भी है, तो काफ़ी नामी होटल था होटल सी रॉक। 1993 में इस होटल के बाहर भी धमाका हुआ था। खैर, तो जब समद खान उससे पूछता है कि बताओ मिस्टर जैन किस कमरे में ठहरे हैं? तो वो मना कर देती है कि सर, हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे तो नहीं दे सकते। आप कौन हैं बताइए, क्या है? आप पूछते हैं तो बताइए। तो वो तो समद खान था, उससे ना सुनना तो पसंद था नहीं। वो अपने कमीज़ को हटाता है और कमर से पिस्टल निकाल कर वही टेबल पे रख देता है रिसेप्शन। उसे देखते ही उस लड़की को, उस महिला को, जो भी थी, उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ काम रूल से नहीं, डर से चलेगा। और उसने तुरंत अपनी डायरी पलटाई और बताया कि मिस्टर जैन इस नंबर कमरे में इस फ्लोर पर ठहरे हुए हैं। वो मतलब एकदम घबरा कर बता देती है। अब सबत खान क्या करता है, यहाँ से वो कुछ नहीं करता है और यहाँ से तो वो निकल जाता है, होटल से चला जाता है। उसको भी लगता है कि शायद ये आदमी आया और चला गया। लेकिन रात के 12 बजे, उसी दिन रात के 12 बजे समत खान अपने लोगों के साथ आता है। कमरे का पता उसे था ही। वो गैलरी से होते हुए उस कमरे के गेट पर पहुँचता है, और वहाँ पे दस्तक देता है। दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलते ही जो समद खान के जितने भी लोग थे होटल के, कमरे में घुसते हैं, जिसमें मिस्टर जैन थे। और मिस्टर जैन को उसके आदमी, समद खान के आदमी, बेतहाशा पीटना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। और इस तरह बेदर्दी से मारते हैं कि मिस्टर जैन की तो हालत ही खराब हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उनके साथ, उनके कमरे में, होटल के कमरे में हो क्या रहा है? कौन है ये लोग? उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। बहुत देर पिटाई के बाद सलमान खान अपने आदमी को रोकता है और तो वो राजा की तरह वहाँ बैठा होता है और वो मिस्टर जैन से कहता है अपने कपड़े उतारो। मिस्टर जैन इतने डर चुके थे, इतने पिट चुके थे, लहूलुहान हो चुके थे पिट-पिट के, कि उसने समद खान को ना कहने की सोची ही नहीं। उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए, समद खान के सामने वो नंगा खड़ा। इसके बाद समद खान क्या करता है, अपने आदमी को इशारा देता है। वहाँ पर जो टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था होटल के कमरे में, उसमें वो उस समय के जो बॉलीवुड के गाने होते हैं, उसे चलाता है और मिस्टर जैन को कहता है नाचो। एकदम वो फ़िल्मी अंदाज़ में कहता है, नाचो जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक तुम्हारी जान रहेगी। वो आदमी डर के मारे नाचता रहता है। कहते हैं जान बचाने की ये जो नौबत है ये चलती रहती है और लगभग सुबह तक ये चलता है, गाना बजाना, उस आदमी को सताना। और इसके बाद अंत में समद खान उठता है, अपनी चमड़े की बेल्ट जो है उसे निकालता है और उस आदमी का गला घोंट कर उस होटल से बाहर निकल कर वो चला जाता है। जो परफेक्ट किलिंग वो करने आया था, वो करके चला जाता है। तड़के सुबह वो होटल से निकल जाता है। होटल वाले को पता चल ही गया था, ये खबर भी फैल जाती है। लेकिन अगले दिन जब अखबार में खबर आती है, तो समद खान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्योंकि समद खान को सुपारी मिली थी जिस जैन को मारने की, वो उसकी जगह किसी और जैन को मार देता है। दरअसल उस दिन होटल जो सी रॉक होता है, उस दिन उस होटल में 2 जैन ठहरे थे। एक थे मिस्टर एसके जैन और दूसरे थे रणवीर जैन। अब समद खान था, उसे सुपारी मिली थी कि तुम्हें जाकर होटल में रणवीर जैन को मारना है, लेकिन वो जाकर मार देता है एसके जैन को। अब एसके जैन को तो वो मार देता है
लेकिन मारना तो रणवीर जैन को था। और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस तरह की मिस्टेक बहुत बड़ी मानी जाती है। एक तरह आप समझ लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर की भद्द पिट जाती है। ऊपर से समद खान की पहचान थी कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का, मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो गलती नहीं कर सकता है, और उससे ये गलती हुई। वजीहत होती, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, समद खान वापस एक बार फिर से लौटता है होटल सी रॉक। और होटल सी रॉक में जाकर वो जो असली वाले जिन्हें मारना था उसे, रणवीर जैन, उसका पता करते हैं, उसके कमरे में जाते हैं और उस रणवीर जैन को भी मार देते हैं। यानी कि एक होटल में दो जैन की हत्या कर देता है समद खान। और किस अंदाज में वो हत्या करता है उससे आप उसकी हैवानियत समझ सकते हैं। खैर, ये तो एक बात थी कि जो समद खान है वो कितना खूंखार था और किस वजह से पठान गैंग में उसकी सबसे ज्यादा धमक थी। और साथ ही साथ डी कंपनी भी जानती थी कि ये कोई गली में घूमने वाला पठान नहीं है, ये वो पठान है जो उसको भी पछाड़ सकता है। इस तरह की इमेज थी समद खान। और ये सब कुछ यूं ही नहीं था, क्योंकि समद खान इतना कुछ करता था और पुलिस भी उसे पकड़ना चाहती थी, पकड़ नहीं पाती थी। पकड़ भी लेती थी तो वो जल्दी छूट जाता था। एक बार की बात वहीं से याद आती है मुझे कि जो मैं कहानियों में पढ़ता हूँ और जो मैं सुनता हूँ, और ख़ासकर कि ये जो किताब है, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है हुसैन जाह। इसमें भी समद खान के बारे में है, लेकिन कुछ और जानकारी जो और भी सोर्सेज़ से मिलती है, उन सभी को मिलाकर जो ये कहानी है, उसमें मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये जो समद खान था ना, एक बार इसकी कोर्ट में पेशी थी। और कोर्ट में पेशी थी, सिटी सिविल कोर्ट था। और पेशी किस चीज़ की थी कि उस दिन जो पेशी होती ना उसकी, उसके बाद उसको बेल मिल जाता, ये तय था। बेल मिलने के बाद वो आज़ाद। लेकिन पुलिस ऐसा तो चाहती नहीं थी। माना कि कुछ पुलिस वाले थे, ज़्यादातर पुलिस वाले इन गिरोह वाले लोगों के साथ मिले-जुले होते थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते थे जो क्राइम का सफाया करना चाहते थे। ऐसे में तोड़ ये निकाला गया कि ये जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा ना, मतलब कोर्ट से बेल लेकर ये बाहर निकलेगा समद खान, वैसे ही उसको दूसरे मामले में अरेस्ट कर लेना। अब ये प्लानिंग थी। और ये तय था कि कोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकलेगा, सड़क के दूसरी तरफ पुलिस खड़ी होगी और उसे दूसरे मामले में अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी समद खान को बेल तो मिलेगा, लेकिन फिर से जेल हो जाएगा। तो ये प्लानिंग थी और कहीं न कहीं से ये खबर समद खान को भी जाती है। समद खान पुलिस के हाथों पकड़ा तो जाता था, लेकिन ये रहता था कि वो बाहर निकल जाता था। लेकिन इस बार उसको मुश्किल लग रही थी। तो हुआ क्या कि समद खान कोर्ट में जाता है पेशी के लिए। पेशी के बाद बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो सिविल कोर्ट के पास पुलिस इसे जब बाहर लेकर निकलती है, दूसरी साइड दूसरी पुलिस भी इंतजार कर रही होती है कि समद खान को अब अरेस्ट करना है। लेकिन इसी बीच एक कार बड़े ही तेज रफ्तार में, मतलब उसके इंजन की गड़गड़ाहट सुनकर ही आस-पास के सभी लोग डर जाते हैं। पुलिस देखती है कि वो कार जो है वो उनके तरफ ही आ रही है, एकदम जैसे कि अब उन्हें उड़ा। इस चीज को देखकर पुलिस वाले जान बचाकर इधर-उधर भागते हैं, फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये होता है ना समद खान, वो हिलता भी नहीं है वहाँ से। तभी गाड़ी जो आ रही थी वो ड्रिफ्ट मारते हुए समद खान के पास आकर रुकती है। और गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी होती है। समद खान उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और पुलिस वाले को हाथ दिखाते हुए वहां से फरार हो जाता है समद खान। कहते हैं कि समद खान जिस गाड़ी से भागता है, उस गाड़ी को वहां तेजी से लेकर आने वाली उसकी गर्लफ्रेंड शिल्पा जावेदी थी। इसके इसके बारे में भी आजकल मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ तो जान रहा हूँ कि शिल्पा जावेदी जो है ना, एक ऐसी लड़की मानी जाती थी कि वो गाड़ी जब चलाती थी तो लोग देखते रह जाते थे। और जब वो गाड़ी के सीट पर बैठी होती थी और गाड़ी चलाती थी, तो कोई उसके आस-पास भी नहीं फटक सकता था, इतने तेज़ रफ्तार में वो गाड़ी चलाती थी। और इसी कदर आकर वो आती है गाड़ी, और इनकी पहले से प्लानिंग थी, समद खान की प्लानिंग थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड अंजाम देती है शिल्पा जावेदी। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जब वो जिस तरह से समद खान को यहाँ से भगा कर ले जाती है, इसके बाद समद खान भी इस तरह से इम्प्रेस होता है शिल्पा जावेदी से कि कहते हैं कि आगे चलकर उनकी शादी भी होती है। लेकिन समद खान के बारे में मैंने आपको बताया, जितना बताया आप समझ रहे होंगे कि एक ये जो समद खान है, ये वन वुमन मैन तो था नहीं। एक मतलब कि अव्वल दर्जे का जो है ना, एक तरफ से कहें तो अय्याश आदमी, उस तरह का आदमी ये था कि मतलब लड़की देखा, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, उसका मन
उन पे भटक रहा है, किसी के साथ कुछ भी करने की इच्छा, इस तरह का इंसान था। इस वजह से कहते हैं कि शिल्पा के साथ भी उसके रिश्ते जो है बहुत दिनों तक अच्छे रहते नहीं। हालाँकि उसके हवस के कहानी और इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँ, उससे पहले उसके हैवानियत की एक और कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये बात जो है, ये जेल की है। एक बार की बात है कि एक पासपोर्ट एजेंट के कत्ल के मामले में ये समर खान जो है ये पकड़ा जाता है, जेल के अंदर था वो। और जेल कौन-सी थी मैं आपको बताता हूँ। ये जो जेल थी तो जिस जेल में वो था, उसके बारे में मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कहानी में आगे बढ़ता हूँ कि जिस भी जेल में वो था, वहाँ पे ना उस जेल में वो बंद नहीं रहना चाहता था, जाता भी था, मैं बता रहा हूँ बार-बार कि वो निकल जाता था। और उस जेल से निकलने का रास्ता था उसका कि सबूत न मिले पुलिस को। लेकिन जो हत्या हुई थी, उसके 2 चश्मदीद थे, यानी कि उन्होंने हत्या होते हुए देखा था। उन्होंने देखा था कि समर खान ने एक पासपोर्ट एजेंट को मारा था। और वो आदमी थे गुलाम और नसीर नाम के। इन दोनों आदमी को किसी तरीके से जो ये सबत खान है वो जेल के अंदर डाल देता है। जेल के अंदर आप समझ लीजिए कि आज आप देखते होंगे लॉरेंस बिश्नोई की जेल के अंदर से सब कुछ कंट्रोल करता था। कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की, कि अतीक अहमद का इतना दबदबा था कि वो जेल के अंदर लोगों को किडनैप करके अंदर बुलवा लेते थे। और ये 80s की बात है, तब अंडरवर्ल्ड का आप समझते हैं क्या रौब था। उस समय वो जेल में कैसे भी गुलाम और नसीर को बुलाता है। जेल के अंदर अंदर ही जेल के अंदर ही जो समद खान है उसके सामने उनकी पेशी होती है। और पेशी भी ऐसे होती है कि समद खान फिर से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। मतलब ये लोगों को जलील करके तोड़ देता था इस हैवानियत से। उन लोगों के वहाँ कपड़े उतरवाता है। जेल का जो हजाम होता है उसको बुलाया जाता है और इन लोगों का सिर मुड़वा दिया जाता है। ना सिर्फ सिर मुड़वाया जाता है, बल्कि वो मुसलमान भी थे, समद खान भी मुसलमान था। उसके दाढ़ी को भी मुड़वा दिया जाता है, मूंछ मुड़वा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो आईब्रोज होते हैं ना, वो भी मुड़वा दिया जाता है। मतलब उनके चेहरे पर कहीं भी कोई भी बाल नहीं था। और इसके बाद समद खान उन दोनों को धमकी देता है कि अगर अदालत में तुम्हारा जुबान खुला तो समझ लो अगली बार ये उस तरह तुम्हारे सिर पे नहीं, मतलब तुम्हारे गले पे चढ़ेगा। उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से भेज दिया जाता है। होता भी ऐसा ही है इस मामले में, पासपोर्ट एजेंट के कत्ल के मामले में। जब उस पे मुकदमा चलता है, तो सबूत के अभाव में समर खान को छोड़ दिया जाता है। समर खान जो कत्ल करता था और कत्ल के बाद अय्याशी, मेनली इसके 2 ही काम थे, लूट-पाट, मार-पीट, खून-खराबा और इसके अलावा अय्याशी दुनिया भर की। यही इसका काम था। और कहते हैं कि उन दिनों ये जब भी रात होती, तो अपनी रातें रंगीन करने के लिए सोनिया महल जाया करता था। ये कहते हैं इस जगह के बारे में कि मुंबई का पहला डांस बार, यानी वो जगह जहाँ शराब भी मिले और शबाब भी, यानी कि वहाँ पे औरतें नाच रही हैं, लड़कियाँ नाच रही हैं और लोग शराब पी रहे हैं, जैसा आप फ़िल्मों में देखते हैं, मुंबई में ऐसा था और अभी भी है। तो उस समय सोनिया महल में जाता है समद खान, और कहते हैं कि वहाँ वो जाता था और अपने आदमियों के साथ शर्त लगाता था कि तुम मुझे बताओ कि जिस लड़की के साथ कहोगे मैं आज उसके साथ रातें रंगीन करूँगा। इस तरह का वो शर्त खेलता था। ऐसे ही एक बार वो एक ऐसे बार डांसर को चुनता है, जो असल में कुछ पैसों के लिए, अच्छे परिवार से थी वो, लेकिन कुछ साइड इनकम के लिए वो बार में आकर डांस कर रही थी, वो भी घरवालों को बिना बताए हुए। तो उस लड़की पर नज़र जाती है समद खान की, लेकिन वो लड़की बाकी सभी बार डांसर की तरह नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी बस उतनी ही है। वो बस कुछ पैसों के लिए वहाँ आ रही थी, इसलिए वो समद खान की बातों में नहीं आती है। अब ये बात तो उसके अहम पे लग जाती है। और वो तो चैलेंज दिया करता था अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को, कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो क्या करता है कि उस लड़की को वहाँ पर सरेआम सभी के सामने स्टेज से डांस करते हुए उठाकर ले जाता है। और उठाकर भी कहाँ ले जाता है आप समझिए, कि उस लड़की को उठाकर वो अपने एक गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे ले जाता है, जो वर्सोवा में वो फ्लैट होता है। कहते हैं कि सबत खान ने ही उसको वो फ्लैट दिया था, अपने गर्लफ्रेंड को रहने के लिए, जहाँ वो तबाह में थी। तो उसी फ्लैट पर सबत खान जो है, उस लड़की को ले जाता है
वहाँ पर उसके साथ बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, एक तरह से कहें थे, उसके आबरू को ज़बरदस्ती बिना उसकी इजाज़त के लूटता है। उसके बाद जब ये सब कुछ उसका हो जाता है, उस लड़की को वहाँ पे छोड़ के वो और उसका गुर्गा निकल जाते हैं। इसको किसी की इज़्ज़त से मतलब थी नहीं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लड़की, जैसा कि मैंने बताया, उसका रोज़ का मतलब कि ज़िंदगी यही नहीं था कि उसे बार में डांस करना, यही उसकी ज़िंदगी हो। इसलिए जब वो घर नहीं पहुँची, तो उसके घरवाले काफ़ी परेशान। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो लड़की थी ना, ये एक रेलवे में जो काम करते हैं, उस एम्प्लॉयी की बेटी थी। अब रेलवे में काम करने वाले एक एम्प्लॉयी की बेटी रात को घर नहीं पहुँची, तो सभी को चिंता हुई। वो अपने बच्ची को ढूँढते हुए पहुँचे, तो पता चलता है कि उसकी बच्ची एक बार में डांस करती है। और बार में डांस करती है, बात उन्हें पता नहीं थी, बार में पहुँचते तो ये भी पता चलता है कि समद खान ये वो। तो पिता रोते-बिलखते जो है वो पहुँचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन कोलाबा पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और वहाँ पर बताते हैं पुलिस को। उस पुलिस स्टेशन में कहते हैं कि उस दिन वहाँ पर जो इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो इसाक बागवान थे। इसाक बागवान जो कि आपने जो ये पुलिस अफ़सर हैं, इनका नाम भी आपने सुना ही होगा। कभी न कभी किसी न किसी कहानी में इनका भी अपना एक नाम है और इनको पता था कि ये समद खान आदमी कैसा है और ये क्या कर सकता है, कहाँ हो सकता है। क्योंकि पुलिस की नज़र तो आप समझिए कि ऐसे क्रिमिनल्स पर रहती ही थी। इसके बाद क्या होता है कि ये इसहाक बागवान जो होते हैं, वो समद खान को ढूँढते हुए वर्सोवा वाली फ्लैट पे भी पहुँच जाते हैं। वर्सोवा वाली फ्लैट पर जब वो पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ समद खान तो नहीं है, उसका कोई साथी भी नहीं है, लेकिन एक लड़की किसी कोने में बिना कपड़ों के डरी-सहमी रो रही है, बिलख रही है। वहाँ वो पहुँचते हैं, लड़की को रिकवर करके उसे मेडिकल के लिए भेज देते हैं और समद खान की खोज-खबर शुरू हो जाती है, पकड़ा भी जाता है और समद खान अपनी गिरफ्तारी भी दे देता है। वो नाम-नुकुर कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि जो इन्फ्लुएंस है उसके साथ या जिसका वो क्या कहते हैं जाया इस्तेमाल करता है, वो उसे बचा लेगा। समद खान न सिर्फ पठान गैंग का एक मेंबर पठान था, बल्कि वो करीम लाला का अपना भतीजा था। यानी कि करीम लाला का भाई का बेटा, उसका अपना भतीजा। तो करीम लाला की ताकत भी उसके साथ थी और वो उसके नाम का खूब इस्तेमाल किया। इस वजह से होता क्या है कि सवद खान की रिपोर्ट तो लिखी जाती है, सवद खान गिरफ्तार तो होता है, लेकिन ना लड़की का पिता कोई भी आगे नहीं आता है समद खान के खिलाफ, इसलिए वो केस रफा-दफा हो जाता है, समद खान को कुछ भी नहीं होता है, जो समद खान होता है वो छूट जाता है। लेकिन समद खान की वजह से जो है ना, समद खान की इन्हीं हरकतों की वजह से जो करीम लाला होते हैं, उनकी खूब बदनामी होती है। करीम लाला जो कि अपना एक अलग रसूख रखते थे, हाँ, खून खराब है और एक तरह से मसल पावर के लिए जाने ही जाते थे। लेकिन इनके अंदर हैवानियत जो है ना, मतलब कि आप किसी से भी लड़ रहे हैं, किसी से भी भिड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी और जो ये समद खान था, ये उनके छवि को भी धूमिल कर रहा था और धीरे-धीरे तो जब वक़्त आया इमरजेंसी के बाद, तो करीम लाला, हाजी मस्तानी ये सब शांत ही हो चुके थे, लेकिन बट उनका गैंग जो था और दाऊद का गैंग ये सब एक्टिव थे, तो उनकी अपनी झड़प थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी करीम लाला को अपने भतीजे के कारण काफ़ी कुछ झेलना पड़ता था। होता ये था कि वो क्राइम करके भाग जाता था और पकड़े उसके चाचा जाते थे, पुलिस करीम लाला को गिरफ्तार करती है, पूछती कि कहाँ है? एक बार की बात है, एक कत्ल करके जब वो भागा, तो करीम लाला को गिरफ्तार कर लिया गया कि अगर वो नहीं आया तो तुम पर ही कार्रवाई होगी, तुम ही फँसोगे। तब करीम लाला हाजी मस्तान को अपनी ये तकलीफ बताते हैं, उनसे मदद माँगते हैं। फिर हाजी मस्तान अपने नेटवर्क का यूज़ करके सवद खान को जो है वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सरेंडर करो, अपने चाचा को इस मुसीबत से बचाओ, मैं तुम्हें भी छुड़ा लूँगा। समद खान ऐसा ही करता है, सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने और करीम लाला भी बचते हैं और बाद में कहते हैं 1-2 महीने बाद सवद खान को भी छुड़ा दिया। लेकिन समद खान का जो है ना ये मामला रुक नहीं रहा था, वो बार-बार ऐसी ही हरकतें करता था, जिससे करीम लाला जलील होता था। इसके बाद क्या होता है कि करीम लाला और हाजी मस्तान बातचीत करते हैं और हाजी मस्तान कहते हैं कि करीम तुम अपने भतीजे से अपना सारा रिश्ता खत्म करो। और इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में अखबार में छपता है एक खबर और ये खबर क्या थी? खबर ये थी कि करीम लाला
एक लोकल वहाँ के न्यूज़पेपर में छपवाते हैं कि अब समद खान यानी कि उनका अपने भतीजे से कोई रिश्ता नहीं है। उनके बीच भले ही चाचा-भतीजे वाला जो रिश्ता है, लेकिन अब वो सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है और ना ही वो उनको अपना सह रहे हैं। समद खान के लिए ये खबर बहुत ही बुरी थी, क्योंकि करीम लाला के नाम पर ही वो बहुत सारे कांड करता था। तो ऐसे में करीम लाला ने जो अपना हाथ पीछे कर लिया, इस वजह से उसकी ताकत खत्म हो गई और उसकी ताकत खत्म होने का मतलब था कि दाऊद गैंग से जो उसका पंगा था, वो बढ़ सकता था, क्योंकि समद खान जो है, वो पठान गैंग का एक ऐसा मेंबर था जो सीधे-सीधे दाऊद से जाकर भिड़ जाता था। ना सिर्फ भिड़ता था बल्कि दाऊद का जो स्मगलिंग का सामान-वामान आता था, उसको भी ये लूट लेता था। लेकिन करीम लाला की वजह से दाऊद गैंग ज़्यादा कुछ करता नहीं था, चुप ही रहता। एक बार तो इन लोगों की गैंग वॉर में ऐसी गोलीबारी हुई कि जो दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कासकर, जो आज की तारीख में भारत के जेल में बंद है, उसे गोली भी लगी थी। गोली छूकर निकल गई थी। तो इस तरह की वारदात भी हुई थी गैंग वॉर में और ये सब कुछ इस तरह से चला। और इसके बाद क्या हुआ कि जो सबत खान है ना और जो दाऊद इब्राहिम है, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और लेकिन जब करीम लाला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया सबत खान से, तब जाकर उसके लिए असली परेशानी शुरू हुई। और ऐसे वक्त में सबत खान क्या चालाकी करता है आप ये देखिए। सबत खान, जिसे दाऊद से ही सबसे बड़ा खतरा था, वो दाऊद से जाकर मिलता है और कहता है कि देखो, मेरा तुमसे आपसे कोई रंजिश है नहीं, मैं तो पठान गैंग के साथ था, इस वजह से जो था सो था, लेकिन मैं पर्सनली तो तुमसे दुश्मनी रखता नहीं हूँ। अब जब करीम चाचा ही मेरे साथ नहीं है, पठान गैंग नहीं है, तो मैं समझौता करना चाहता हूँ। जो पठान गैंग ने तुम्हारे साथ किया वो गलत किया और ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा, तो हम आपसे समझौता कर सही से रह सकते हैं। दाऊद देखता है कि वो सामने से आया है समझौता करने और इतनी हिम्मत करके आया है, जानते हुए भी कि दाऊद उससे जान से भी मार सकता है। इस वजह से कहते हैं समहाउ कि कैसे भी उनकी दोस्ती हो गई थी। ये समद खान है और दाऊद है बीच में। तो ये दोनों अब साथ हो चुके थे, तो कोई खतरा नहीं था समद खान को भी, दाऊद का। और दाऊद को भी लगा कि अब समद खान है तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि पठान गैंग से भी जो इस झगड़े की वजह से नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता। आप समझ लीजिए 24 घंटे भी नहीं चलता है, क्योंकि समद खान की नीयत ही वैसी नहीं थी कि वो शांत रह सके। गैंग वॉर उनका चल ही रहा था, ये सब हो ही रहा था। अगले ही दिन क्या होता है, एक बार में बैठा हुआ था समद खान, वहाँ पे दाऊद का भाई नूरा भी बैठा हुआ था और इन लोगों के बीच में बहस छिड़ती है। बहस छिड़ते-छिड़ते और ये बहस इतने आगे निकल जाती है कि ये जो है ना समद खान, इसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है कि दाऊद का जो भाई है नूरा, वो आपके बारे में बहुत गलत-गलत बोल रहा है, गाली दे रहा है और कह रहा है कि अगर ये जो समद खान है, ये अगर करीम लाला का भतीजा ना होता ना, तो पता नहीं कब का मर गया होता, कब का मरखप गया होता, हम लोग मार चुके होते। तो एक तो ये करीम लाला से ऐसे भी गुस्सा था समद खान, और जब उसने ये सुना कि नूरा उसके बारे में ऐसा कह रहा है कि समद खान अगर करीम लाला का भतीजा नहीं होता तो मार देता, मतलब करीम लाला की वजह से ही है जो है। कुछ ऐसी बात हुई, इसके बाद क्या होता है उनके बीच मारपीट शुरू हो जाती है। और फिर कहते हैं सभी के बीच में जो समद खान है, वो नूरा को बुरी तरह से पीटता है। दाऊद के भाई, दाऊद के छोटे भाई नूरा को पीटने लगता है, बेतहाशा पीटता है और इतना पीटता है कि आप समझ लीजिए कि अधमरा कर देता है। मतलब उसकी जान ही जाने वाली होती है कि तब वो रुक जाता है। शायद उसको याद आया होगा कि उसने अभी कल ही वर्षों में दाऊद से समझौता किया है कि अब वो अच्छे से रहेगा और साथ में रहेगा। वो रुक जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है दाऊद का भाई भी। कहते हैं दाऊद उस वक़्त इंस्टेंट कुछ रिएक्ट नहीं करता है। समद खान को लगता है कि शायद दाऊद जो है वो उसको समझ रहा है और माफ़ कर देगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा था नहीं, दाऊद मास्टरमाइंड आदमी था, उसकी अपनी प्लानिंग थी। कि वो कुछ करेगा और ऐसा करेगा कि दुनिया यहाँ देखेगी। आपको मैंने कई कहानियों में बताया कि दाऊद बदला लेने के मामले में कैसा खूंखार था, जिसकी आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। उस तरह का आदमी था वो। आज के तारीख में भी है कि वो बदला बड़े जोरदार तरीके से लेता था। और वो कहते हैं उस समय कि दाऊद अगर चाहता तो पुलिस वालों से बोलकर उसका एनकाउंटर करवा सकता था। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो चाहता था कि वो एक ऐसा नज़ीर पेश करे कि लोग याद रखें कि अगर कोई दाऊद के खिलाफ जाता है तो होगा। फिर एक दिन की बात है,
समद खान जो है लिफ्ट से उतरता है और लिफ्ट से जो एक फ्लैट होता है उससे लिफ्ट से नीचे उतरता है और देखता है कि सामने हाथ पे बंदूक, राइफल ये सब लिए छोटा राजा, दी गई थी कुछ और लोग और दाऊद इब्राहिम भी, खुद दाऊद इब्राहिम भी। और दाऊद इब्राहिम समद खान के सामने होता है। समद खान भी समझ चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। खुद दाऊद के हाथ में बंदूक है क्योंकि अब तक दाऊद किसी को भेजता था, किसी से मरवाता था, पुलिस से इनकाउंटर करवा देता था, ऐसी कई कहानी। लेकिन ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें दाऊद खुद निकल कर सामने आया था और फिर समद खान के सामने गोलियों की बौछार होती है जिसमें दाऊद भी होता है और समद खान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये मौत मुंबई अंडरवर्ल्ड, तब तक तो बॉम्बे था, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी हत्या मानी जाती है जो पूरे मुंबई को हिलाकर रख देती है। पुलिस जो है वो दाऊद के कब्जे में थी। कहते यही है कि दाऊद जो चाहता था वो पुलिस से करवा लेता था, लेकिन ज्यादातर में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो अपराध को खत्म करना चाहते थे और उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि दाऊद किसी कत्ल के मामले में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, ऐसे में दाऊद की खोज खबर भी शुरू हो जाती। अब पुलिस के सामने एक ऐसा कॉन्क्रीट केस था जिसमें दाऊद क्या गैंग का ही सिर्फ नाम नहीं, खुद दाऊद भी था और सीधे गिरेबान तक दाऊद के हाथ पहुंचती। ये खबर दाऊद को मिल चुकी थी और उसके बाद ही वो एक रात आती है जब गुपचुप तरीके से मुंबई पुलिस निकलती है नागपाड़ा के उस जगह जो मुसाफिर खाना है, दाऊद के ऑफिस में दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन कुछ मिनट पहले दाऊद वहां से रफू चक्कर हो जाता है और सीधे मुंबई से दुबई भाग निकलता है। मतलब एक पठान समद खान का जो कत्ल हुआ वो कत्ल दाऊद को इतना महंगा पड़ता है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए मुंबई को छोड़ना पड़ता है, अलविदा कहना पड़ता है। और ये कत्ल एक ऐसा कत्ल था जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारत से दाऊद को दूर कर दिया और उसके बाद जाकर तो वो समझ लीजिए गद्दारी बन गया। भारत के साथ जो किया उसको कोई भूल नहीं सकता है। तो ये थी कहानी और उस रात क्या हुआ था, कैसे दाऊद भागा था, क्या सब कुछ हुआ था, क्या प्लानिंग थी पुलिस की, कैसे फेल हुई, कैसे दाऊद भागा, ये पूरी कहानी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। एक कहानी है कि वो मुंबई में दाऊद की आखिरी रात, उसके बाद तो वो दुबई निकला। तो वो कहानी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आज की ये कहानी थी, ये कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप कहानी सुनते हैं तो पढ़ने के भी शौकीन होंगे। एक कहानी मैंने भी लिखी है, ये कहानी है क्राइम फिक्शन नोवेल है ये। उसने कहा आई हेट क्राइम, ये मैंने लिखी है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आप एक कहानी को पढ़ेंगे, एक राइटर को आप डिटेक्टिव में बदलते हुए देखेंगे, सिस्टम से लड़ते हुए देखेंगे, सिस्टम के नाकामियों से लड़ते हुए देखेंगे, कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए देखेंगे। तो ये कहानी भी ज़रूर आप पढ़िएगा, मैंने ही लिखी है और बताइएगा कि आपको ये कहानी भी कैसी लगी। बाकी आज समद खान के कहानी में बस इतना ही और जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि आप अगर क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हुसैन जैदी की भी किताबें पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताबें हैं। सिर्फ़ ये तो डोगरी टू दुबई है, इसके अलावा भी दाऊद मेंटर और भी कई किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। आपको एक्चुअल पता चलेगा कि क्या होता था मुंबई अंडरवर्ल्ड। और ये सब देखिए कहानी पढ़ने और सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप इन सभी चीज़ों में रुचि लीजिए, बल्कि खुद को अवेयर कीजिए और समझिए कि क्राइम और इन सभी की दुनिया कैसी होती है और क्यों इससे दूर रहना चाहिए, इससे बच कर रहना चाहिए। क्योंकि फ़िल्मों में ये सब चीज़ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये आपके लिए मौत का रास्ता है। इसलिए जिससे जितना दूर रहिए उतना अच्छा है। बाकी आज की इस कहानी में बस इतना ही। पंचम प्रकाश की कहानियाँ में आज ये 7वां एपिसोड था। आगे और भी कहानी लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।